नमस्ते और हमारे इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का वायुमंडल असल में एक बहुत ही विशाल, जटिल और बिल्कुल अदृश्य इंजन की तरह काम करता है? जी हाँ, हवा का चलना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक बेहद सटीक और शानदार मशीनरी का हिस्सा है। तो चलिए आज इसी मशीनरी को डिकोड करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे हवा के बेसिक प्रिंसिपल्स से, फिर बात करेंगे 3 विशाल सेल्स की, उसके बाद मेजर विंड टाइप्स, मौसमी हवाएं और आखिर में हम साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के अंतर को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 हवा के बुनियादी सिद्धांत, यानी ये इंजन आखिर शुरू कैसे होता है। अब देखिए, सबसे पहला और एकदम बेसिक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर हवा चलती क्यों है। सुनने में ये बहुत साधारण सा सवाल लगता है, राइट? लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार हमारी पूरी दुनिया के मौसम को तय करता है। इसका नियम बहुत ही सीधा सा है। हवा हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, हाई प्रेशर यानी उच्च दाब से लो प्रेशर की तरफ बहती है। इसे समझने के लिए आप एक पंचर हुए टायर की कल्पना कीजिए। जैसे टायर के अंदर हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो बड़ी तेजी से बाहर यानी कम प्रेशर की तरफ निकलती है ना? बस बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी पर भी हवा काम करती है। अब इस अदृश्य इंजन को कंट्रोल करने वाले 3 मेन गियर्स को समझते हैं। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मतलब प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हवा उतनी ही तेजी से चलेगी। दूसरा गियर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कोरियोलिस फोर्स। क्योंकि हमारी पृथ्वी लगातार घूम रही है, इसलिए हवा कभी भी एकदम सीधी रेखा में नहीं चलती। ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। और तीसरा गियर है फ्रिक्शन यानी घर्षण। जमीन के पास इमारतों और पेड़ों के घर्षण के कारण हवा थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन समंदर के ऊपर वहां इसे रोकने वाला कोई नहीं होता, इसलिए ये बहुत तेजी से बहती है। इन छोटे गियर्स को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की, 3 विशाल सेल्स जो पृथ्वी की ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट्स की तरह हैं। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। पूरी पृथ्वी का जलवायु तंत्र मुख्य रूप से सिर्फ 3 विशाल सेल्स में बटा हुआ है। भूमध्य रेखा यानी 0 से 30 डिग्री तक आपको मिलता है हेडली सेल, जहां ट्रेड विंड्स चलती हैं। इसी इलाके में आपको डोल्ड्रम्स और दुनिया के सबसे घने रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। फिर 30 से 60 डिग्री के बीच आता है फेरल सेल, जहां हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, जिन्हें हम वेस्टर्लीज कहते हैं। आपको पता है, भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है वो इन्हीं हवाओं की वजह से आती है। और अंत में 60 से 90 डिग्री के बीच पोलर सेल है, जो पृथ्वी की सबसे ठंडी और रूखी हवाओं का घर है। और पता है, ये तीनों विशाल सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये पृथ्वी पर 7 अलग-अलग प्रेशर बेल्ट्स बनाते हैं। 0 डिग्री पर आपको मिलेगा इक्वेटोरियल लो, जिसे डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। यहाँ हवा बिल्कुल शांत होती है। फिर 30 डिग्री पर है सब ट्रॉपिकल हाई या हॉर्स लैटिट्यूड्स। यहीं पर दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं। इसके बाद 60 डिग्री पर सपोलर लो है, जो अपने तूफानी मौसम के लिए जाना जाता है। और बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पर पोलर हाई है, जो बेहद ठंडे हाई प्रेशर वाले इलाके हैं। चलिए, इन विशाल कन्वेयर बेल्ट्स को समझने के बाद फोकस थोड़ा और करीब लाते हैं। सेक्शन 3 प्रमुख हवाओं के प्रकार, यानी वो ताकतें जो हमेशा मौजूद रहती हैं। यहाँ हम उन हवाओं की बात कर रहे हैं जो साल भर बिना रुके लगातार चलती हैं। सबसे पहले आती हैं ट्रेड विंड्स, जो 30 डिग्री से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हैं। ऐतिहासिक रूप से समुद्र में व्यापार करने वाले जहाज इन्हीं हवाओं के भरोसे अपना सफर तय करते थे, इसीलिए इनका नाम ट्रेड विंड्स पड़ा। दूसरी है वेस्टर्लीज, जो 30 से 60 डिग्री की तरफ बहती है। भारत में हम इन्हें प्यार से पछुआ हवा भी कहते हैं। और तीसरी है पोलर ईस्टर्लीज, जो ध्रुवों से 60 डिग्री की ओर नीचे की तरफ बहती है। परमानेंट हवाओं के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है सेक्शन 4 मौसमी और स्थानीय हवाएं, जो हमारे माइक्रो क्लाइमेट्स को बनाती हैं। अब मौसमी हवाओं का इससे मशहूर और बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है? मानसून। गर्मियों में हवा समंदर से जमीन की तरफ चलती है, जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। और यही हवा अपने साथ भारी बारिश लेकर आती है। लेकिन इसके ठीक उलट सर्दियों में हवा की दिशा पलट जाती है। वो जमीन से समंदर की तरफ बहने लगती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं। और यही वजह है कि तब मौसम आमतौर पर काफी सूखा रहता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तटीय इलाकों में यानी कोस्टल एरियाज में रोजाना हवाओं की लय कैसे काम करती है। दिन के समय सी ब्रीज का फिनोमेना होता है। ठंडी हवा समंदर से गर्म जमीन की ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही रात होती है पूरा खेल पलट जाता है। जमीन समंदर के मुकाबले जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए अब हवा जमीन से समंदर की तरफ बहने लगती है, जिसे हम लैंड ब्रीज कहते हैं। बिल्कुल यही लॉजिक हमारे पहाड़ी इलाकों में भी लागू होता है। दिन में क्या होता है कि घाटी की हवा गर्म होकर पहाड़ की चोटी की तरफ ऊपर उठती है, इसे वैली ब्रीज कहते हैं। वहीं रात के समय पहाड़ों पर हवा ठंडी और भारी हो जाती है और नीचे घाटी की तरफ बहने लगती है, इसे माउंटेन ब्रीज कहा जाता है। सिंपल है ना? लोकल हवाओं की बात हो और भारत की मशहूर लू का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लू गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानों में चलने वाली एक झुलसा देने वाली गर्म हवा है। इसके अलावा एक और बेहद दिलचस्प हवा है चिनूक, जो अमेरिका के रॉकी पहाड़ों में चलती है। इसका एक बहुत ही शानदार निकनेम है स्नो ईटर, यानी बर्फ खाने वाली हवा, क्योंकि ये गर्म हवा रातों रात पहाड़ों की सारी बर्फ पिघला सकती है। और अब हम इस अदृश्य इंजन के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। सेक्शन 5, चक्रवात बनाम प्रतिचक्रवात। इसे आप इस सिस्टम का एग्जॉस्ट भी मान सकते हैं। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। साइक्लोन यानी चक्रवात असल में एक लो प्रेशर सेंटर होता है। इसमें हवा तेजी से अंदर की तरफ आती है और ऊपर उठती है, जिससे घने बादल बनते हैं और खूब बारिश होती है। इसके ठीक विपरीत एंटी साइक्लोन एक हाई प्रेशर सेंटर है। इसमें हवा बाहर की तरफ फैलती है और नीचे बैठती है। इसका सीधा सा मतलब है एकदम साफ और शांत मौसम। अब मुझे पता है कि इस पूरे सिस्टम में हवाओं की दिशाओं को याद रखना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ आपके लिए एक शानदार प्रो टिप है। आपको बस एक छोटा सा वर्ड याद रखना है, TEP, टेप। टी से ट्रेड विंड्स, जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। ई को छोड़ दें तो पी से पोलर विंड्स, जो वो भी ईस्ट से वेस्ट जाती हैं। और इन दोनों के बीच में जो ई है, आप उसे समझ लीजिए वेस्टर्लीज, जो इन दोनों के ठीक उल्टी दिशा में यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। है ना आसान? तो अब जब हमने इस अदृश्य इंजन के काम करने के तरीके को पूरी तरह डिकोड कर लिया है, अंत में एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल सामने आता है। अगर पृथ्वी की सतह का तापमान इसी तरह बदलता रहा तो इन विशाल ग्लोबल विंड सेल्स का भविष्य क्या होगा? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस नाजुक सिस्टम में आए एक छोटा सा बदलाव भी कितने बड़े ग्लोबल परिणाम ला सकता है। खैर, इस एक्सप्लेनर में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।